नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हम एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो 5 कदम उठाए हैं, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान और उसके बीच में आतंकवाद को लेकर क्या कुछ राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बन सकता है। और क्या भारत ने जो 5 कदम उठाए हैं, क्या ये वाकई में काफी हैं पाकिस्तान को सबक देने के लिए, और क्या इन कदमों के बाद से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या आतंकवादियों को किसी तरीके का कोई सबक मिलेगा? और जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आ रहा है, जो सिंधु जल समझौते को, जिसको भारत ने स्थगित किया है अनिश्चितकाल के लिए, उसको एक्ट ऑफ वॉर जो वहां की सरकार कह रही है, उसके मायने क्या है? तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, हालांकि कल हमने इस बारे में जानकारी आपको दी थी कि भारत ने 5 कदम क्या उठाए हैं। अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम यही है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को लंबे समय तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को सार्क वीसा बंद कर दिया गया है, अटारी सीमा बंद कर दी गई है, पाकिस्तान में हाई कमीशन से भारतीय अधिकारी कम कर दिए गए हैं और एक तरीके से उसका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है उसको भी कम किया गया है। सार्क वीसा कैंसिल और 48 घंटे में भारत छोड़े, इस तरीके की बात की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि फिर शायद वो इस तरीके की हरकत करने के बारे में ना सोचे। अंतर्राष्ट्रीय मंच को संदेश देने के लिए उन्होंने ये बात हिंदी में भी कही और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में इसको दोहराया। इसके खास मायने हैं। इस पर सर्वदलीय बैठक हो रही है। राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में सूचित किया जा रहा है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और ये भी सरकार की तरफ से हिंट है, संदेश की तरफ से इशारा है कि सिर्फ इन 5 कदमों से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़े कदम भी भविष्य में उठाए जा सकते हैं, जैसे कि भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या कुछ घटनाक्रम बन रहा है, क्या कुछ परिदृश्य पैदा हो रहा है और भारत और पाकिस्तान और आतंकवाद के संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विवेक काटजू जी मौजूद हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डेस्क को लंबे समय तक हैंडल करने वाले और मेरी लिहाज से देश के पाकिस्तान सब मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक है। विवेक काटजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप जो भारत ने जो कदम उठाए हैं उसको आप किन नजरों से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई में ये इफेक्टिव है या सिर्फ अभी एक शुरुआत है, कुछ और कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो भारत ने कल कदम उठाए उससे नजर अब मेरी हट के जो पाकिस्तान का जवाब आया है उस पर चली गई और मुझे लगता है कि देश को अब जो पाकिस्तान का जवाब है उस पर अपनी नजर डालनी चाहिए। हमने ये कहा कि हम सिंधु नदी समझौता जो है उसको अबेंस में रखते हैं और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करेगा तब तक वो अबेंस में यानी स्थगित रहेगा। जैसे आप वो उन्होंने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि अगर भारत ने जो सिंधु नदी का पानी, सिंधु नदी समझौते के तहत जो पानी पर उसका हक है, अगर उसको वो उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसको वो एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी युद्ध की घोषणा। और फिर जो उसको कदम उठाने वो उठा। पहला तो उसका ये जवाब है। उसके बाद उसके वो आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि हम, और इसको मैं आपके दर्शकों को अंग्रेजी में है पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उन्होंने ये कहा कि हम जितने भी समझौते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें शिमला समझौता शामिल है, उन सबको अबेंस में रखते हैं। एग्जैक्ट बहुत लंबी स्टेटमेंट है उनकी, तो इसलिए मैं आपके मुझे एक निकालने में एक वक्त लग रहा है, लेकिन प्लीज टेक योर टाइम सर। हाँ, मैं वो पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही वो इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि एक वो ये कहते हैं कि इसमें हम जितने भी समझौते हैं, शिमला समझौते, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब तो जो वीजा भी बंद हुए, उनको कहते हैं कि हमने भी वीजा बंद कर दिए सिखों को छोड़। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का उद्देश्य सदैव रहा है कि किसी तरह भारत की सिख समुदाय को अपनी तरफ लाएं और अपने से जोड़ें। वो कभी इसमें कभी सफल नहीं होंगे। सिख समुदाय भारत का एक विशेष अंग है। सिर्फ सिख समुदाय हमारी शान है। सिख समुदाय का योगदान हमारे राष्ट्र जीवन में अद्वितीय है। उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति शायद किसी समुदाय में, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश है वो हमेशा जारी रही है, वो अभी भी दिखती। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम एयर स्पेस जो है हमारी, उसको बंद कर देते हैं भारत के जहाजों के लिए। भारत के हर जहाज के लिए एयर स्पेस हमने बंद कर, जिसके माने ये हुआ कि अब भारत के जितने जहाज हैं जो कि पश्चिम की तरफ जाएंगे, उनको अब एक लंबा रूट अपनाना पड़ेगा, जिससे उनके खर्चे बढ़ें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वाघा, जैसे हमने अटारी बंद किया, उन्होंने कहा वाघा चेक पोस्ट हमने बंद किया। और उन्होंने कहा कि भारत के साथ सब व्यापार बंद, और चाहे वो डायरेक्ट हो या भारत या किसी और देश के जरिए आए, हमने व्यापार बंद कर। फिर मैं बताऊं आपको, ये जैसे in Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian owned or Indian operated airlines। ये जैसे मैंने आपसे कहा। फिर all trade with India including to and from any third country through Pakistan is suspended forthwith। हाँ, फिर आगे बढ़े और कहते हैं इस सब के बाद जो सबसे मुझे बेजा बात लगी है उनकी स्टेटमेंट में, और वो मैं अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में इजाजत दीजिए पढ़ता हूं। प्लीज सर। इन कंक्लूजन, India's belligerent measures have vindicated the two-nation theory as well as the apprehensions of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as encapsulated in the 1940 Pakistan resolution, which continues to echo the sentiments of the complete Pakistani nation। यानी उन्होंने फिर वो बातें दोहरानी शुरू करी हैं जिस पर एक किस्म से दरवाजा बंद। ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थियरी है, लेकिन कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने टू नेशन थियरी को रिपीट करते करते जो जिन्ना साहब अल्फाज 1940 के दशक में इस्तेमाल करते थे वो बोलने लगे। और वो क्या है, उसके अर्थ क्या है? उसके माने ये है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और यही नहीं, वो ऐसे समुदाय हैं, ऐसे राष्ट्र हैं जिनके बीच की खाई कभी भी पाटी नहीं जा सकती। उनके जो उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो इररिकंसाइलेबल, यानी कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, अब मेरा मानना है कि इसका तात्पर्य बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के। क्यों?
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारत के संविधान में हर नागरिक का समान दर्जा है। भारत जी। के संविधान सेकुलर है और हम नागरिकों को धर्म के अनुसार नहीं देखते। भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग हों, और अगर उनका कोई धर्म भी नहीं, उनको भारत के संविधान एक नजर से देखता है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। और आज मेरा मानना है कि ये सब कहने से वो भारत के मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं। एक तो हमारे जो अंदरूनी मामले हैं उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, और भारत के मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि देखिए, आपके बीच और हिंदुओं के बीच कभी भी सामान्य रिश्ते नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, टू नेशन थियरी ने कहा। हाँ, ये अलग बात है कि भारत के अधिकांश मुसलमान जो थे, उन्होंने टू नेशन थियरी को खारिज करते हुए भारत में रहना ठीक समझा था, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहना ठीक समझा था। और मैं उनकी देशभक्ति पे बिल्कुल संदेह नहीं डाल रहा हूं, ये साफ करना चाहता हूं जी। मैं उनकी संदेह पर उनकी देशभक्ति उतनी ही है जितनी आपकी और मेरी है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण मानना है। लेकिन पाकिस्तान का जो खतरनाक खेल है, वो शायद पाकिस्तान के हुक्मरान समझ नहीं रहे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसी तरह वो वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। अब वक्फ बिल हमारे संसद में है, हमारा डोमेस्टिक बिल है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आजकल इसका मामला चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। कुछ उसके प्रावधान जो हैं वो सरकार ने रोके हुए हैं, लेकिन उस पर उनकी टिप्पणी आई। तो यानी मेरा ये कहना है आपसे कि जो कल मोदी जी ने कदम उठाए, मोदी जी की सरकार ने कदम उठाए, उससे कहीं ज्यादा ये उसको आगे ले गए। ये मोदी जी ने कुछ कदम उठाए, ये तो आसमान पे चले गए। उसका उद्देश्य क्या है? मेरा मानना है, एक तो उद्देश्य ये है कि हमसे ये कहना कि देखो, हमारे पास भी शक्ति है, और ये कहा है कि हमारी जो सेनाएं हैं उनमें वो सक्षम है हमें पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए। वो उसका कहा नहीं है परमाणु हथियारों के बारे में, लेकिन कि हमारे पास परमाणु हथियार। दूसरा, वो चाहते हैं कि विश्व की महाशक्तियां आए और हस्तक्षेप करें भारत और पाकिस्तान के मामले। तो ये एक जो बयान है उनका, भड़काऊ बयान, प्रोवोकेटिव बयान। कल अब जो परसों का वाक्या हुआ, उस वाक्य पे थोड़ा बहुत टिप्पणी है कि साहब हमें खेद भी नहीं करा है, और ये कहा है कि वो वाक्या जो है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। यानी वो जो आप कश्मीर में उनकी तरफ से जो उनका मत है कि उन कश्मीर में जो आतंक हो रहा है, इसलिए वो उसका एक रिएक्शन, जो और भारत ने सिक्योरिटी नहीं। अब उनकी जो तंजीमें हैं, जिन तंजीमों को ये पाले हुए, उस पर एक लफ्ज नहीं कहा। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने हमने जो 5 कदम बताए थे जी। और वो एक लेवल पे थे। ये उस बात को अब बिल्कुल, यानी अगर वो जमीन पे थे तो ये उस बात को आसमान पे ले गए। काटजू साहब, आपने बहुत तफसील से चीजों को बताया है, लेकिन जो चीज हमारे जैसे लोगों के लिए जो शायद पाकिस्तान को उतना नहीं समझते हैं, उनको ये बात बहुत परेशान कर रही है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने टू नेशन थियरी की बात की, जिसका जिक्र आपने किया, और आप वहां की सरकार भी इस ओर इशारा कर रही है, इस ओर बातचीत कर रही है। कम से कम काफी लंबे समय के बाद मैंने ये टू नेशन थियरी पाकिस्तान की तरफ से सुनी है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वो क्यों अचानक टू नेशन थियरी के बारे में बात करने लगे? क्या कारण है? देखिए आशुतोष साहब,
ये आपसे अर्ज करूं कि वो टू नेशन थियरी को कभी छोड़ा नहीं। टू नेशन थियरी पर वो हमेशा ही कायम रहे, क्योंकि उनके देश का जो अब बुनियादी ढांचा है, जिस बुनियाद पर वो देश बना है, वही टू नेशन थियरी। तो वो कभी टू नेशन थियरी से हटे नहीं। दूसरा नुक्ता कि पाकिस्तान की फौज ने हमेशा ये कहा है कि हम पाकिस्तान के, अगर अंग्रेजी में कहूं, फिजिकल फ्रंटियर और आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स के रखवाले। तो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर क्या है? टू नेशन थियरी। और हम इससे नहीं हटेंगे, चाहे और कोई हट जाए, हम नहीं हटेंगे। लेकिन जो नई चीज है वो ये है, इनके आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के भाषण में जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को दिया, उसमें जो उन्होंने जिन्ना साहब की बातों को हिंदू और मुसलमानों के बीच के जो जिन्ना साहब के मुताबिक डिफरेंसेस हैं उसको दोहराया, जो कि मेरी याददाश्त में कभी भी किसी पाकिस्तानी राजनेता ने या पहले किसी आर्मी चीफ ने वो इलस्ट्रेशन नहीं दी। वो टू नेशन थियरी की बात करते थे लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ते थे। वो ये नहीं कहते थे कि जैसे जिन्ना साहब 1940 की दशक में कहते थे पाकिस्तान को बनवाने के लिए कि साहब हिंदू और मुसलमान दो नेशन हैं, इनके जो डिफरेंसेस हैं, वो जो खाई है वो कभी भी भरी नहीं जा सकती, वो इररिकंसाइलेबल हैं, और एक को जो मानता है, एक का जो विश्वास है वो दूसरे का विश्वास से अलग है, दूसरे के विश्वास से अलग है, ये सब कहते थे। ये बात उन्होंने कही जो मुझे लगता है बिल्कुल बेजा थी, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि जिया जनरल जिया जो कि बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने भी कभी ऐसी बातें नहीं की जी जी जो इन्होंने कही। तो अब उसका सवाल ये होता है कि क्यों कहा। एक तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे थे, बता रहे थे, और मुझे ये बताया गया है कि यूरोप में, विलायत इंग्लैंड में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी अब कमजोर पड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा भड़का रहे। दूसरा कह रहे थे कि पाकिस्तान की बुनियाद नहीं भूलो, तो उसको इलस्ट्रेट कर रहे थे। कह रहे थे कि अपने बच्चों को याद दिलाना, बच्चों को सिखाना कि पाकिस्तान बना क्यों था, कि रियासत मदीना के बाद अगर कोई देश अब इस्लाम के आधार पे बना है तो वो पाकिस्तान बना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संदेश हमें, देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है उनका ये, उनकी भावना, लेकिन जाफर ट्रेन या एक्सप्रेस के हादसे के बाद उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भारत उसके पीछे, कि भारत ने वो वाकया कराया है बलूचों के गुटों के जरिए। और मैंने तो, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था जो कि छपा था, आज से कोई महीने भर हुए, शायद 21 मार्च को छपा था, जिसमें मैंने सबको ये दृश्य जो बन रहा था उसको देखते हुए ये एक आशंका जताई थी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी फौज एक आतंकी हमले को स्पॉन्सर करे भारत। तो अब आगे का जी, रास्ता यहाँ क्या देखते हैं? अगर पाकिस्तान इस तरीके से चीजें को प्रोवोक कर रहा है, खतरनाक खेल खेल रहा है, तो एक सवाल उठता है कि भारत के पास विकल्प क्या है? क्या क्या वो भारत को किसी ट्रैप में लेना चाहता है पाकिस्तान? विकल्प तो
मैं समझता हूं सरकार को सोचने होंगे। विकल्प जो पाकिस्तान ने किए हैं उसका देखा देखी हम भी कर सकते हैं, एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, ट्रेड हमने अपनी तरफ से बंद नहीं किया उसको बंद कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक विकल्प ये भी है कि हम राजनयिक संबंध पूर्ण रूप से तोड़ दें, जो युद्ध जो एक सीज फायर हुआ है उससे पीछे हट जाए, जो फरवरी 2021 का है सीज फायर। सेना के डिफेंस अटैचीज जो दोनों दूतावासों में है वो तो वापस बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यह ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कि जो हमारे डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उनके बीच में एक वार्ता चलती है, हर हफ्ते एक वार्तालाप होता है कि उसको सस्पेंड, अभी तक ये कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वो सस्पेंड होगा। अब एक तो इस तरह के विकल्प हैं कि इस पर रास्ते पे जा सकते। दूसरा ये विकल्प है कि जो एक्शन एक अनएक्सेप्टेबल टेररिस्ट अटैक के बाद, जैसे उरी के बाद, पुलवामा के बाद लिया गया था, उस प्रकार का कोई सरकार ले। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आज के बयान के बाद जनता का जो आक्रोश है वो और बढ़े। आज ऑल पार्टीज मीटिंग है, ऑल पार्टीज मीटिंग के पहले यही बयान आया है, तो मुझे विश्वास है कि सरकार को और सब पार्टियों को बताना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है। हो सकता है कि सब पार्टियों के नेता जो हैं उन्होंने पढ़ा भी हो ये बयान, तो उनसे उनसे भी चर्चा हो गई कि आगे का रास्ता क्या है। तो कई विकल्प हैं, अब उसमें से कौन सा सरकार चुनती है ये देखना। क्या आपने जिस तरह का जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक, 2 बार तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत देख चुका है, पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ता। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत की वजह से, उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर एक जो बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट में देख रहा हूं, कुछ जो आर्मी के जो कुछ बड़े ऑफिसर्स, पूरे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई अब वक्त है, अब जंग हो जानी चाहिए। क्या जंग कोई रास्ता है? देखिए, इसमें मुझे कुछ आपको इसमें जरा आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा। प्लीज सर। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, इसलिए जंग की कोई गुंजाइश नहीं है दोनों देशों। मुश्किल हमारे सामने ये है कि जैसे पाकिस्तान ने तंजीमें बनाई हैं, हमारे पास तो तंजीमें नहीं है, ना हमने करा है, और ठीक नहीं हमने इस तरह का यानी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान का इल्जाम है कि हम टीटीपी का इस्तेमाल करते हैं, हम बलूचों को प्रोवोक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इल्जाम बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो अपनी जगह है, और अफगान तालिबान से उनको बहुत सहूलत मिलती है, हमारी उनको आवश्यकता नहीं। इसी तरह बलूची जो हैं, मैंने हमेशा माना है कि अगर अनरिजॉल्व बिजनेस कोई है पार्टीशन का तो वो बलूचिस्तान का मसला, क्योंकि बलूचिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान ने अपने साथ लिया, वो जिस दिन से बलूचिस्तान आया उस दिन से इंसर्जेंसी हुई, और 5 इंसर्जेंसी हो चुकी है और 5वीं चल रही है, वो भी इंडिजिनस है। हम लोग, हमारा कोई दखलंदाजी उसमें हमारी नहीं है, लेकिन उनकी ये उनका मानना है कि हम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान करता है, उसके जवाब में हमने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का प्रयोग नहीं किया। जब हमने उसका प्रयोग नहीं किया, तो अगर पाकिस्तान के से कोई ऐसा हमला होता है, आतंकी हमला, जो हमें अनएक्सेप्टेबल, जैसे ये था,
पहलगाम का, कि इससे ज्यादा बर्बरता कभी सोची जा सकती जो हुआ है। मैंने आज पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए कि एक बच्चा कह रहा है कि माँ, उसके पिता के सर पे गोली लगी और 3 साल का बच्चा कह रहा है देखो माँ, पिताजी के सर से लाल पेंट निकल रहा है। ये बर्बरता, ये लोग जिन्होंने ये अंजाम दिया है, ये मनुष्य कहलाना, ऐसे तो हैवान भी नहीं करता है जो जिस तरह इन्होंने किया। तो इससे जो देश में आक्रोश है वो सही है। अब सवाल ये है कि क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तंजीमों का और आतंकियों का, इसलिए हमने हमेशा खोजा है कि हम क्या करें। पाकिस्तान कहता है कि अगर आप कन्वेंशनल वॉर इस्तेमाल करते हैं तो वो न्यूक्लियर में बदल सकती, क्योंकि एस्केलेट होगी। हमारे कुछ फौजी ये मानते हैं कि न्यूक्लियर होराइजन के भीतर स्कोप है कन्वेंशनल वॉर। ये कुछ एक मत है कि देयर इज अ स्कोप फॉर सम एक्ट्स कन्वेंशनल एक्शन व्हिच विल टीच द पाकिस्तानीज अ लेसन। अब मेरा अपना मत हमेशा रहा है कि हम कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। और हमारे पास बहुत साधन पाकिस्तान को सबक सिखाने के। अनकन्वेंशनल वॉर एक ही तरह से नहीं लड़ी जा सकती, एक ही रास्ता नहीं, बहुत रास्ते। तो हर ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ता है। वो टेलीविजन पर और या आपके पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज साफ कि हम भारतीयों का, बेगुनाहों का खून बहना, मैं समझता हूं किसी भारतीय को मंजूर नहीं। काटजू साहब, एक जो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मैं कश्मीर 1990 से जब बहुत पीक पर था तब से मैं जा रहा हूं वहां पे, और मुझे कश्मीर में कभी किसी ने मेरा धर्म नहीं पूछा, कभी ने मुझे किसी धमकाने की कोशिश भी नहीं की, और मैं घूमता था लोगों के बीच में। ये इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये जो आतंकी आए हैं इन्होंने धर्म पूछकर और फिर लोगों की जानें ली हैं? क्या इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव देखा जा रहा और इनोसेंट पर्यटकों पर निशाना साधा जा रहा? अभी तक पर्यटकों पर निशाना नहीं साधा जाता था। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है, क्योंकि पहली चीज तो यह कि पाकिस्तानी भी जानते हैं कि कश्मीरियों में बहुत नाराजगी होगी, क्योंकि उनकी पेट पे लात पड़ गई जी। अभी ये वाकया हुआ है 22 अप्रैल को, अभी तो टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है, तो इसलिए कश्मीर में इस पे नाराजगी तो होगी। लेकिन पाकिस्तान ये जो टू नेशन थियरी की बात करते हैं उसको ये बढ़ा, इसलिए ये हिंदू मुसलमान का, मैं क्या बताऊं आपको, ये डिफरेंस डाला। पहले भी किया है। 1990 में जो पलायन हुआ था कश्मीर से, उस वक्त भी तो पाकिस्तानियों ने किया था, उनके लोगों ने करवाया था। तो ये पहली बार नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन पहले भी हो चुका। इसका मतलब ये कि जानबूझ के कराया जा रहा है, और ये क्या इसका अर्थ ये भी लगाया जाए कि भारत के मुसलमानों के अंदर एक नई सोच पैदा की जाए? कोशिश हो रही। मेरा मानना है कि भारत का मुसलमान जो है वो, उसने जो यहाँ रहे, जो परिवार यहाँ रहे, जो नहीं गए पाकिस्तान, और आप देखिए कि मुसलमान परिवारों के बीच में भाई भाई में फर्क हुआ। कोई भाई गया, कोई भाई नहीं गया। उसने कहा नहीं, मैं हिंदू भारत नहीं छोड़ के जाऊं।
हिंदुस्तान में रहूंगा, इंडिया में रहूंगा। इंडिया में मुसलमानों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है हर हमारे राष्ट्रीय जीवन में। पेट्रियट्स हैं, उनकी देशभक्ति पर मुझे तो कोई शक नहीं होता, लेकिन उनमें ये सोच डाली जा रही है। आप खुद देख कि टू नेशन थियरी तो हमेशा कही जाती थी, भाई पाकिस्तान टू नेशन थियरी पे, लेकिन जो पहली चीज जनरल साहब कहते हैं वो ये कि साहब देखिए हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकता। और आज का जो बयान है, जो मैंने आपको आप जी एक मिनट एक सेकंड दें, ये देखिए क्या कितना ये विशेष बयान, कितना ये वाकई कैसा, ये देखिए। इन कंक्लूजन, India's belligerent measures have vindicated the two-nation theory as well as the apprehensions of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as encapsulated in the 1940 Pakistan resolution. पहले पढ़ चुका हूं आप, which continues to echo the sentiments of the complete Pakistani nation. आपके नेशन में होगा, लेकिन जब आप हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आज के दिन हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मैं वाकई ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम पार्टीज जो हैं, मुस्लिम संगठन जो हैं, मुस्लिम पर्सनालिटीज जो हैं, ये जरूरत है कि वो इस बयान को पढ़ के उठ के एक आवाज में कहें कि हमारे मसले कुछ भी हो भारत में, हम भारतीय हैं और टू नेशन थियरी को हम सरासर रिजेक्ट करते हैं। अगर ये होगा तो बहुत मुफीद होगा। मैं वाकई आपके जरिए ये अपील करता हूं हमारे मुसलमान भाइयों से, जो उनकी संगठन है, चाहे आपस में कितने भी हाँ उनमें नाराजगी है आजकल, सबको मालूम, वक्त पे नाराजगी है, सीए की नाराजगी, लेकिन इस बयान के बाद अगर वो एक आवाज में, एक स्वर में कहते हैं कि पाकिस्तान को इस हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं हमारे अंदरूनी मामलों में, हम काबिल हैं, हम भारतीय हैं, हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहना चाहते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच के डिफरेंसेस जो हैं, जो मजहब के हैं, वो सियासत में और हर जगह हैं, या इस तरह के डिफरेंसेस हैं जो कि बिल्कुल इररिकंसाइलेबल हैं। अगर एक स्वर में ये आवाज उठी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से, तो पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक सबक मिलेगा। अकार्ड साहब, इस घटना के बाद कश्मीर में बहुत गुस्सा है और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसकी जम के मजम्मत भी की है और एक लफ्ज में कहा कि हमें स्वीकार नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि केरल से लेके गोवा से लेके बहुत सारे मुस्लिम संगठन इस घटना को की बहुत जम के इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसको क्या आप देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान को संदेश जाएगा कि जो हरकत आपने की है उसकी वजह से आतंकवाद का जो लॉजिक है वो कमजोर हो गया है और अब आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? देखिए, वो तो ठीक है, अच्छा है, वो उसका खंडन कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपील है उससे आगे बढ़ें और कहें कि हमारे पुरखों ने उसको रिजेक्ट, टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया था, वो भारत में रहे थे और आज हम उनके जो उत्तराधिकारी हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ये जवाब उनकी तरफ से देना, मैं और आप देंगे तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत का मुसलमान उठ के ये कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत है, तब भी हमने गलत कहा था, आज भी 75 78 साल बाद भी उसका हम खंडन करते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो भारत में, हम भारतीय हैं, हम सेकुलर संविधान के तहत रहते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम अपनी जो भी हमारी मुश्किलें हैं
उनका समाधान हम भारत के संविधान के में ही खोजेंगे और उसके जरिए ही खोजेंगे, उसका असर इतना बड़ा पड़ेगा भारत पे, पाकिस्तान पे और विश्व में पे कि मैं आपका उस बता नहीं सकता। इसीलिए मैं ये अपील कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो काटजू साहब की इस बात को समझ भी रहे होंगे और वो इसके मुतल्लिक अगर कदम उठाते तो बहुत ही अच्छा होगा और पाकिस्तान को भी एक बड़ा सबक जाएगा। काटजू साहब, एक सवाल यहाँ मेरे मन में है जो हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे होंगे, क्योंकि कल हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी इस पूरे मसले पे। उन लोगों का ये कहना था कि दरअसल ये जो सिंधु जल बंटवारा है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हो सकती है। इससे आप कितना सहमत है और ये अब तक का सबसे कारगर कदम है? देखिए, सिंधु जल बंटवारे का मैं थोड़े इसका बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। 1950 के दशक में पाकिस्तान से बहुत आवाज उठती थी कि हमें कश्मीर चाहिए। उसका एक कारण है कि हमारा पानी सब कश्मीर के जरिए आता है और अगर वहां की नदियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो सूखा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। इसलिए सिंधु जल बंटवारा जो है, जिसमें भारत ने बहुत ही लिबरल टर्म्स दी पाकिस्तान, और कश्मीर में तो इस पर काफी आक्रोश है, हमेशा से रहा है कि उन्होंने कहा कि आपने हमारी कुर्बानी दी, हमारे जल की कुर्बानी। लेकिन उसकी बुनियाद यही थी कि भाई पाकिस्तान को किसी तरह से आश्वासित करो कि हम तुम्हारा पानी बंद नहीं करना चाहते, हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं। तुम्हारे वहां खेती होती है, तुम्हें पानी की जरूरत है, हम तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। लेकिन उसका असर उन पर कुछ नहीं। उनका जो भारत की तरफ जो रवैया था, एक नकारात्मक रवैया, वो वैसा का वैसा ही। तो अब सवाल ये उठता है कि हम करें क्या। अभी मोदी जी ने आदेश दिया है कि इसको अबेंस में रख लीजिए ट्रीटी, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ गया है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। जी। तो इस वक्त मामला पेचीदा है और बहुत संजीदगी से आगे कदम उठाना पड़ेगा। इसके कई और भी पहलू हैं कि अबेंस में अगर ट्रीटी रखी जाती है तो क्या क्या हम ट्रीटी अब में क्या क्या कर सकते हैं, उसके तहत किस हद तक जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। मेरी कुछों से बात आज हुई थी, कोशिश कर रहा था समझना कि भाई थोड़ा बहुत तो मालूम है, क्योंकि ये ट्रीटी को हम भी जब ज्वाइंट सेक्रेटरी से था तो मैं देखता था। तो इससे हट के एक और चीज देखी, और वो ये कि हमने पहले भी कहा हुआ है कि ट्रीटी हम रीनेगोशिएट करना चाहते। ये तो मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा है, वर्ल्ड बैंक से कहा है कि हम ट्रीटी रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि इसमें हमें पानी कम मिलता है। लेकिन वो अलग मसला। अब ये देखना है कि जिस तरह हमने इक्वेट किया है ट्रीटी को, या ट्रीटी को जॉइंट कनेक्शन दिया है ट्रीटी के बीच में और आतंकवाद के बीच में, ये गुत्थी कैसे बाद में सुलझाई जाएगी, इस पर कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन जो दरअसल बुनियाद है वो ये है कि एक आक्रोश, एक सेंटिमेंट दिखाता है
कि अब हमारी तबीयत जिच आ गई, जो तुम कर रहे हो आतंकवाद 35 साल से, उससे बेगुनाहों का खून ऐसे, और जो ये वाकया उसके बाद अब हम हुक्का पानी बंद करना चाहते। मुझे तो ये दर्शाता है कि देश में अब ये एक भावना आ रही है कि हुक्का पानी बंद हो। मुझे याद है एक बार अटल जी संसद में बोल रहे थे, अगर आप देखें पुराना रिकॉर्ड, शायद ये 96 का या 97 का था, मैं तब सेक्रेटरी था। उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बंटवारा हो गया, तुम सुख और शांति से रहो, लेकिन हमको भी रहने दो। ये पाकिस्तान कभी नहीं समझा, और ये भी नहीं समझा कि इन 35 सालों में जो हरकतें पाकिस्तान ने की हैं, उससे दरअसल अगर नुकसान हुआ है स्ट्रेटेजिकली, अगर आप देखें तो उनको हुआ है, हमें नहीं हुआ। अब मैं कुछ बात जो कहूंगा इसको आप गलत, और आप, मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शक इसको गलत। जी प्लीज। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक पहलू, एक होता है इमोशनल पहलू, एक होता है सामरिक। इमोशनल पहलू हमारी भावनाओं से जुड़ा हो, जो हमने दृश्य देखे 22 अप्रैल को, उन्होंने हमारी भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा। हमें आक्रोश हुआ, देश में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई, और ये बिल्कुल जायज लहर थी। जो गुस्सा आया देश को वो सही था, लेकिन इमोशनल। दूसरा होता है राजनीतिक पहलू, कि राजनेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी, जब भी कोई इमोशनल चीज ऐसा वाकया हो जाता है तो राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अब मैं हिचक रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि लोग मुझे गलत समझें, कहें कि ये बिल्कुल निर्दयी है, इसमें कोई दिल नहीं है, ये समझता नहीं। लेकिन एक होता है सामरिक पहलू। ये क्या सामरिक चैलेंज था हमारे? हर भारतीय की जान जो है वो बहुमूल्य, उसकी उसका कोई मूल नहीं। तो फिर मैं दोहराऊं कि मुझ में, मेरे दिल में जो गुस्सा है वो किसी से कम नहीं। जो मैं समझता हूं कि चुनौती हमारे राजनेताओं के सामने है, वो भी मुझे पूरी अच्छी थी, उसका भी मुझे आभास, सेंस है। लेकिन क्या करूं मैंने पूरा जीवन बिताया है राजनय में, कूटनीति में। तो जब सामरिक बातें आती तो मेरा मस्तिष्क जाता है सामरिक मामलों पर, कि क्या इससे हमारी सामरिक शक्ति कम हुई है? मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक, आप और हमारे दर्शक मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट चीज है कहनी। क्योंकि भारत की सामरिक साख जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और उसमें एक चुनौती जरूर है कि ये जो चैलेंज आया है हमें पाकिस्तान से, उसका पूरा मुकाबला करना ही करना पड़ेगा, कि ऐसा दिन हम फिर नहीं देखें। क्योंकि हमारी भावनाओं से अगर ऐसा कोई खेलेगा तो वो कबूल नहीं है। चाहे सामरिक दृष्टि से हम उसको अब्जॉर्ब कर लें, लेकिन भावनाओं को
कि जो आघात पहुंचा वो दिन मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता। जो वो दिन, जो दृश्य देखे, यानी ये बताइए कि हमारा फौजी जा रहा है, वो लोग डर रहे हैं। वो फौजी कह रहा है कि हम भारतीय फौज के, हम आपके लिए आए हैं, और तब भी लोग डर रहे हैं। ये कौन है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। मैं वाकई आपको थैंक यू सर, आपने इतना वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से आपने चीजों को समझाया। उम्मीद है हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे, पूरे घटनाक्रम को एक पर्सपेक्टिव में। और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार सजग है, सतर्क है, और वो ऐसे कदम उठाएगी ताकि पाकिस्तान को फिर कोई अकल आए और पाकिस्तान फिर इस तरीके की हरकत ना करे। और जब देश के प्रधानमंत्री कोई कदम उठाएंगे तो पूरा देश उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.